हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ लक्ष्य पवार। मैं आप लोगों का अपना बायोलॉजी मेंटर। हम वही हमारी 30 क्वेश्चन सीरीज में आज फिर लौट आए हैं। आज हम क्लास 12th का दो चैप्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, एंड सेकंड चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो हम इन दोनों चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं उन्हें हम आज यहाँ पर स्टडी करेंगे, जो हमें प्रोबेबिलिटी है कि पूरे पूरे 9 जो आने वाले हमारे 4 मई को नीट एग्जाम है उसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हम आज इन 30 क्वेश्चंस के थ्रू इस चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, या मैं कहूँ इन शॉर्टली तो इस चैप्टर का हम एक छोटा सा रिवीजन करेंगे जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। और हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, अपॉन एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन विद ईटीबीआर एट्यूडियम ब्रोमाइड विल शो। ईटीबीआर एक डाई है, ये क्या है यहाँ पर हमारे एक डाई, इसे हम क्या बोलते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। ईटीबीआर जो एक डाई है, ठीक है, जब ये स्टेनिंग सब्सटेंस हम देते हैं डीएनए को तो डीएनए का कलर कैसा दिखता है। डीएनए जो है हमें जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब रन कर रहा होता है तो रन करने के बाद जब हमें उसे देखना होता है कि कौन सा बैंड कहाँ तक गया है तो हमें वो दिखाई नहीं देगा। हमें वो दिखाई कब देगा, जब हम उसको स्टेन करेंगे। और स्टेन करने के बाद में फिर उसको क्या करते हैं हम यहाँ पर यूवी लाइट में शो करते हैं। तो यूवी लाइट जैसे ही उस पर आएगी तो यूवी लाइट में वो बैंड्स हमें यहाँ पर ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? ब्राइट ऑरेंज कलर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इन जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल्स, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स आर यूज्ड। जीन गन को हम यहाँ पर यूज करते हैं किसमें? जीन गन जो है उसको हम यूज कर रहे हैं एलियन डीएनए, मतलब फॉरेन डीएनए, सिलेक्टेड डीएनए जो है, सिलेक्टेड जीन्स जो है उसको होस्ट सेल के अंदर रिड्यूस करना है। जस्ट सपोजिट ये हमारी एक सेल है, इस सेल में हमारे यहाँ पर न्यूक्लियस, तो मुझे यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ हमें क्रोमोसोम्स या मैं कहूँ क्रोमेटिन दिख रहा होगा। तो जब इसके अंदर मुझे कोई स्पेसिफिक जीन्स को एंटर करना है तो यहाँ पर अगर मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, जीन गन मेथड। कौन सा गन मेथड है? जीन गन मेथड, जिसमें एक तरह की हम गन के थ्रू जीन्स को यहाँ पर एंटर कराएंगे सीधा न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पर जो जीन्स हैं उसके चारों तरफ कोटिंग की जाती है, और वो कोटिंग किसकी की जाती है? और बात कीजिए टंगस्टन और गोल्ड की, सिल्वर की, जिंक की या कॉपर की। तो यहाँ पर जब कोटिंग की जाती है और तो वो मेटल जो होता है वो होता है हमारा टंगस्टन और गोल्ड। तो टंगस्टन और गोल्ड की कोटिंग की जाती है जीन पर, दैन उसको बहुत ही तेज प्रेशर के साथ में इनके ऊपर बम्बार्टमेंट की जाती है, तो सीधा वो जीन कहाँ जाता है? न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाता है। तो एक पार्टिकल मूव नहीं कराते हैं, इस पर बम्बार्टमेंट होती है पूरे जीन्स की। तो कुछ जीन्स हमारे साइटोप्लाज्म में भी जाते हैं, कुछ न्यूक्लियस में चले जाते हैं, जिससे हम लोग सीधा जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं सेल के न्यूक्लियस में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वैक्टर? PBR32 हमारा क्या है? एक वेक्टर है, राइट। BAC क्या है? हमारा एक वेक्टर है। YAC क्या है? हमारा एक वेक्टर है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम्स मतलब ये आर्टिफिशियली बने हुए वेक्टर्स हैं, ये तीनों जो मैंने यहाँ मार्क करे। कौन सा नहीं है वेक्टर? यहाँ बात करेंगे प्रोब, यहाँ पर वेक्टर नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रोब इसका राइट आंसर है, बिकॉज प्रोब एक वेक्टर नहीं है। प्रोब इसका राइट आंसर। प्रोब क्या होता है? हमारे जब किसी भी स्पेसिफिक हमें डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना होता है तो हम एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटर करते हैं होस्ट सेल में, और वो उस स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जब वो जाकर कहीं भी अगर बाइंड करता है खुद को तो हमें पता पड़ जाता है कि हमारा जो हमें डिज़ायर्ड सेगमेंट था डीएनए का वो कहाँ है, वो उसको ढूंढने में हेल्प करता है। तो प्रोब यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री होता है मेन जीनोम के कुछ छोटे से सेगमेंट का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो। अच्छा, हमें यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन का स्टेप्स दिए गए हैं, हमें उन्हें अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। क्या क्या होता है यहाँ पे? सबसे पहले हम क्या करेंगे,
जिसमें भी हमें सेल में डीएनए इंसर्ट करना है वो लेंगे। उसमें होस्ट सेल होगी वो, ठीक है, जिसमें हमें उसके जीन को मल्टीप्लाई करना होगा। दूसरा हम क्या लेंगे यहाँ पर, सबसे पहले डिजायर्ड जो डीएनए होगा जिसमें से हमें जीन निकालना होगा उसको लेंगे। उसके ऊपर क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से एक कट लगवाएंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करेंगे, वहाँ पर कट लगवाएंगे। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम वेक्टर पर भी कट लगवाएंगे। और यहाँ पर जो साइट होगी कट लगने की वो कैसी होगी, उनकी वेक्टर्स के हिसाब से बिल्कुल, सॉरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हिसाब से बिल्कुल स्पेसिफिक होगी। जब वो कट लगेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे डिजायर्ड जीन्स को आइसोलेट करेंगे फ्रेगमेंट को। उसके बाद उसको क्या करेंगे, हम वेक्टर में इंट्रोड्यूस करेंगे, वेक्टर में उसको जोड़ेंगे। फिर वेक्टर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा होस्ट सेल में इंसर्ट करा देंगे। तो ये होते हैं हमारे आरडीटी के स्टेप्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स। चलो देखते हैं। इंसर्शन ऑफ आरडीटी recombinant DNA into the host cell, cutting of DNA at a specific location by restriction enzyme, okay, isolation of desired DNA fragment, amplification of gene of interest using PCR। ये सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा ये, सबसे पहले तो हमें जो डीएनए लेना है उसको एक स्पेसिफिक लोकेशन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करेंगे, कट करेंगे। देन फिर उसको क्या करेंगे, हम डिजायर्ड डीएनए के फ्रेगमेंट को हम बाहर निकाल लेंगे। और फिर उसको क्या करेंगे, यहाँ पर पहले रिकॉम्बिनेंट करने के पहले उसके नंबर इंक्रीज करेंगे। क्यों करेंगे, अगर बाय चांस हमारा उन्होंने उसको डायरेक्ट यूज़ कर लिया और अगर वो एक्सपेरिमेंट ख़राब हो गया तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट के पहले क्या करेंगे, नंबर बढ़ा लेंगे, एम्पलीफिकेशन करेंगे। किसके थ्रू, पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन के थ्रू एम्पलीफाई कर लेंगे। तो ये हो गया दूसरे स्टेप, ये हो गया तीसरे स्टेप। और फिर उसको हम इंसर्ट कराएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद में उसको हम होस्ट सेल में इंसर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट स्टेप। तो बी सी डी ए ये हमारा ऑप्शन बनता है, ये रहा इसका ऑप्शन बी सी डी ए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में टेक्निक यूज़ की जाती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे वो टेक्निक है जिसमें हम एग्रोज जेल के एक पैड फॉर्म करते हैं और उसमें हम वेल्स बनाते हैं। उन वेल्स में हम डीएनए लोड करते हैं। उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ वहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करते हैं। और वो प्रोसेस किस में आता है, हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आता है। यहाँ पर देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। हमारे जो सेपरेटेड डीएनए होते हैं उनको बाहर निकालने का प्रोसेस जेल से क्या कहलाता है, इल्यूशन कहलाता है। ये स्टेटमेंट में हमारा बिल्कुल ट्रू है। इल्यूशन हमें पता होना चाहिए, इल्यूशन डायरेक्टली पूछा जाता है, इल्यूशन एनसीईआरटी में बहुत स्पेसिफिकली गिवन है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टेन्ड बाय यूजिंग ईटीबीआर। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है जो सेपरेट हो गए उनको हम किससे स्टेन करते हैं, ईटीबीआर से, एथिडियम ब्रोमाइड से। ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ट्रू है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्टेंट गिव्स ब्लू कलर डीएनए बैंड ऑन द जेल। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की वजह से डीएनए का कलर ब्लू होता है जेल पर। ओके, ये यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर ब्लू कलर जो है वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की वजह से नहीं होगा। क्लियर। ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व इन द जेल व्हेन एक्सपोज टू, यस, अगर हमने उसको स्टेन किया है तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में वो हमें कैसे दिखेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। ये हो गया हमारा ट्रू, ये हो गया हमारा फॉल्स। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जो नॉट ट्रू है, दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच कैन बी कट इजीली बाय EcoR1। EcoR1 क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई, जो हमारा बैक्टीरिया है उससे निकला हुआ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसको नाम क्या है, EcoR1। E रिप्रेजेंट एस्चेरिचिया, CO रिप्रेजेंट कोलाई, R मीन्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, 1 इज अ सीक्वेंस की सबसे पहले वही आइडेंटिफाई हुआ था। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जब वो किसी भी डीएनए सीक्वेंस को कट करते हैं तो वो किस पर करते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है अगर हम उस सीक्वेंस को लेफ्ट से पढ़ते हैं तो और राइट से पढ़ते हैं तो दोनों से वो पढ़ने में सेम आता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें यहाँ पर मलयालम, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर मलयालम, स्पेलिंग क्या है,
MALAYELAM मलयालम, MALAYALAM मलयालम। मतलब मैं इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ूँ या राइट टू लेफ्ट पढ़ूँ, मैं इसको क्या पढ़ूंगा, मलयालम। मतलब जो सीक्वेंस इधर जा रहा है वही सीक्वेंस इधर आ रहा है, तो ऐसा सीक्वेंस क्या कहलाता है यहाँ पर, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है, जो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ से वो कट करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं इको R1 के लिए कौन सा सीक्वेंस है। तो क्या ऐसा सीक्वेंस यहाँ हमें दिखता है, GATACT, GATACT, ये GA होना चाहिए था, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया हमारा रॉन्ग। GAATTC, GAATTC, यस, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, क्लियर है। CTCAGT, CT होना चाहिए था, ये भी नहीं है। GTATTC, GTATTC होना चाहिए था, पर ये भी नहीं है। मतलब यहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही हमें एक ही गिवन है, और उसके अलावा मैं कहूँ तो अलग अलग एंजाइम्स के लिए अलग अलग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। तो हमें याद रखना होगा इको R1 के लिए जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, GAATTC, इसको इधर से लिख दो, GAATTC। तो इधर से पढ़ो या इसको इधर से पढ़ो, ये सेम होता है, दैट्स वाई वी कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो इस ऑप्शन में हम देखें तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों में कौन सा गलत है सही देखना है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट DNA नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड। अभी अभी हमने बात की थी, यस, कि हमारे यहाँ पर जो भी DNA सीक्वेंस होगा उसको कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा, बट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो सिर्फ कहाँ पे कट करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर ही कट करता है। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द DNA स्ट्रैंड लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। यस, जब हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है तो मैं कहूँगा जैसे कि हमने कट किया GAATCC को, तो ये कट कैसे लगेगा जरा उसको देख लेते हैं। ये कट लगेगा इस तरह से, तो ये क्या हो गया, सेंटर से थोड़ा सा इधर है या इधर है, तो ये कट क्या कहलाता है, हमारा स्टिकी एंड्स फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा ये, हमारे स्टिकी एंड्स। तो यहाँ पर मैं कहूँ आपको तो हमारे दोनों ऑप्शन यहाँ पर, ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है, तो उसका आंसर चला जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर का कौन सा डिजायरेबल फीचर नहीं है। मतलब यहाँ पर जो दिए हैं वो फीचर है, पर कौन सा फीचर नहीं है देखना है। तो प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब होता है जब किसी भी वेक्टर के अंदर मैं किसी डिज़ायर्ड जीन को ऐड करूँगा तो मैं चाहूँगा कि उस डिज़ायर्ड जीन की कॉपी हो, मतलब वो वेक्टर में ऐड हुआ है तो उस वेक्टर की मल्टीपल कॉपीज जनरेट हो। तो यहाँ पर किसी भी डिज़ायर्ड जीन की कॉपी होने के लिए वेक्टर का मल्टीपल कॉपी में जनरेट होना जरूरी है, और वेक्टर जब मल्टीपल कॉपी जनरेट होगा तो उसके लिए एक साइट होनी चाहिए, दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं साइट को। और ये प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन रेप्लिकेशन इज़ वेरी 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 डिज़ायरेबल फीचर। अगर ये नहीं हुआ तो हमारे वो वेक्टर किसी भी काम का नहीं होगा, ये तो सही है। प्रेजेंस ऑफ अ मार्कर जीन, मार्कर जीन का मतलब हो गया जैसे हमने देखा कि PBR32 जो हमारा वेक्टर होता है उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होता है, उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होता है। तो ये रेजिस्टेंस जीन क्या है हमारे यहाँ पर, मार्कर जीन है। क्या है ये यहाँ पर हमारे, मार्कर जीन। मार्कर जीन का मतलब हो गया कि हम स्पेसिफिकली यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, कि पता कर सकते हैं कि कोई भी हमने जब कॉलोनी डेवलप की है, कितने भी मल्टीपल कॉपीज डेवलप की है, तो कितने सेल्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुए कितने नहीं हुए, हम उनको इजीली मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट यहाँ सिंगल होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकग्निशन साइट्स। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट का मतलब है कि कम से कम एक वेक्टर में एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके उसको कट करने की साइट तो होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है। प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकग्निशन से, बट एक ही एंजाइम के लिए वहाँ पर मल्टीपल साइट्स नहीं होनी चाहिए। अगर एक वेक्टर में एक ही एंजाइम के थ्रू अगर 2, 3, 4 मल्टीपल रिकग्निशन साइट्स मिल गई तो वह एंजाइम उस वेक्टर को 2, 3, 4 जगह से काट देगा और उस वेक्टर के टुकड़े टुकड़े कर देगा, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा। तो ये ऐसा हो गया तो ये गलत है। हमें क्या करना है, हमें जैसे हमारा ये एक वेक्टर है सपोज इट, हमें सिर्फ यहाँ से कट करना है। जब यहाँ से कट होगा तो हम
यहीं पर कट करके हमारे डिजायर्ड जीन को यहाँ पर एंटर कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है और अगर मल्टीपल रिकग्निशन साइट रही, यहाँ से भी काट दिया उसने, यहाँ से भी काट दिया, यहाँ से भी काट दिया, तो हमारे यहाँ पर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और ये हमारा वेक्टर खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कौन सा डिजायरेबल नहीं है? प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकग्निशन साइट्स, 2 या 2 से ज़्यादा रिकग्निशन साइट्स नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। असर्शन दिया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। डीएनए एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो डीएनए हम इंसर्ट कर रहे हैं, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डीएनए है, उसको नंबर ऑफ कॉपीज उसके बढ़ा देना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कॉपीज डेवलप करना, एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। तो पीसीआर प्रोसेस जो है वो डीएनए एम्प्लीफिकेशन यूज आता है। बिल्कुल सही, पीसीआर प्रोसेस हमारे जीन एम्प्लीफिकेशन में यूज आता है। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्टेटमेंट भी सही है कि यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो जीन है वो क्या है, यहाँ पर एक सेलेक्टेबल मार्कर है जो हमारे ये पता करेगा कि कितने सेल्स हमारे ट्रांसफॉर्म हुए वाले हैं और कितने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। लेकिन इसका पीसीआर से कोई लेना देना नहीं है, पीसीआर के स्टेटमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं करता। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट ये एसेशन को एक्सप्लेन नहीं करता। तो बोथ एन आर करेक्ट एंड आर द करेक्ट? नो, ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईएस। तो इसका आंसर क्या जाएगा? हमारा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। When gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease is known as। हम यहाँ पर वर्ड जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसको देखना, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक डिजीज हो रही है, उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए मैं यहाँ पर किसी स्पेसिफिक जीन को टारगेट कर रहा हूँ कि मुझे पता पड़ गया है कि पर्टिकुलर ए डिजीज जो है वो बी जीन की वजह से हो रही है, तो मैं बी जीन को ठीक करूँगा और ठीक कर दूंगा तो वो डिजीज़ भी ठीक हो जाएगी। पर बी जीन जो है वो एक ही है, अगर मैंने उसको ठीक किया और अगर वो और बिगड़ गया तो और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं? जीन एम्प्लीफिकेशन करते हैं। पहले उस जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं। आ गया समझ में? तो मल्टीपल कॉपीज़ बना के जीन को टारगेट करके उसको ठीक करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा जीन थेरेपी। तो बहुत सारी डिजीजेज हैं ऐसी जो अब पता पड़ गई जिन्हें हम जीन थेरेपी के थ्रू ठीक किया जा सकता है। उसका राइट आंसर है जीन थेरेपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis रेजिस्टेंट टू। बीटी कॉटन क्या है? बैसिलस thuringiensis कॉटन। बीटी लग गया इसके पहले। तो कॉटन का जो प्लांट है इसमें हमने क्या किया है? बैसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया के कुछ स्पेसिफिक जीन्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। क्यों किया है? यहाँ पर जो एक कॉटन प्लांट था, इस कॉटन प्लांट पे बहुत सारे इंसेक्ट्स जो थे वो अटैक करते थे और वो उस कॉटन की फार्मिंग जो कर रहे थे लोग उनको हार्म करते थे, कॉटन को प्लांट को हार्म करते थे, क्रॉप पूरी पूरी खराब कर देते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमने बीटी के बैसिलस thuringiensis के कौन से जीन निकाले? क्राई जीन्स निकाले। क्या निकाले हमने यहाँ पर? क्राई जीन्स। ये क्राई जीन्स जो हैं ये हमारे इंसेक्टिसाइडल है एक तरह से, क्योंकि ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाते हैं। ये जीन्स क्या करते हैं? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाते हैं। तो जब हमने इस प्लांट के अंदर से एक सेल ली, इस सेल में हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? बीटी के जीन्स। कौन सी जीन्स की है? क्राई जीन्स। तो यहाँ पर ये जीन जब इसमें चले गए तो जीन ने यहाँ पर आके क्या परफॉर्म किया? क्या परफॉर्म किया? बैक्टीरिया की जीन्स ने यहाँ पर आके क्या परफॉर्म किया? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बना ली। कौन सी बना ली? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, पर वो इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे ही इंसेक्ट आएगा उस प्लांट को खाएगा तो प्लांट सेल में वो जीन थे, उन जीन को एलिमेंट्री कैनाल का जो हैबिटेट मिलेगा, एलिमेंट्री कैनाल में जैसे ही उनको एल्केलाइन हैबिटेट मिलेगा तो वो जीन्स क्या करेंगे? हमारे यहाँ पर जो प्रोटीन बनाई थी, जो इनएक्टिव प्रोटीन बनाई थी, उस इनएक्टिव प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? एक्टिव प्रोटीन में। और वो एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रोटीन फिर क्या करेगा? उन इंसेक्ट्स के
एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे इन्फेक्शंस क्रिएट करेगा, और इन्फेक्शन इतने खतरनाक होंगे धीरे धीरे वो कि वो इंसेक्ट्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह के एक्शन की वजह से, इस जीन की हेल्प से हमारी जो कॉटन क्रॉप थी वो क्या हो गई, हमारी रेजिस्ट हो गई। किससे? इंसेक्ट से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बीटी कॉटन वैरायटी जो है, ठीक है, किससे रेजिस्ट है? वो हमारी इंसेक्ट पेस्ट से। ना तो वो नेमेटोड से है, ना वो फंगी से है, और ना ही वो इंसेक्ट प्रेडेटर से है। किससे है? वो इंसेक्ट पेस्ट से वो हमारे यहाँ पर रेजिस्ट हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव टॉक्सिन ऑफ बीटी इन बॉलवॉर्म? मैंने अभी बताया था कि वो प्लांट जो है, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में ट्रांसफर हुई थी हमारे प्रोटीन। इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कब हुई? जब उसको क्या मिला? एल्केलाइन नेचर मिला, एलिमेंट्री गट में उसको एल्केलाइन हैबिटेट मिला, तभी क्या हो गई, वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में ट्रांसफर हुई। और उसने कौन से? बेसिलस थुरिनजेनेसिस जीन ने बॉल वॉर्म से उनको क्या किया? प्रोटेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? एसिडिक स्टमक, एसिडिक पीएच, मॉइस्ट सरफेस, बॉडी टेम्परेचर, एल्केलाइन। ये रहा ऑप्शन, एल्केलाइन पीएच ऑफ गट। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस? गोल्डन राइस हमारी क्या है? ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड का मतलब है कि यहाँ पर बाहर से एक्सटर्नल जीन्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। गोल्डन राइस, राइस हम जानते हैं कि एशिया में एक बहुत ही स्टेपल फूड है जिसकी नीड सबसे ज़्यादा होती है। लोग बहुत सारे हैं जो केवल राइस के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर राइस अगर विटामिन ए से एनरिच नहीं होगी तो लोग जब राइस खाएंगे तो उनकी आईज की रोशनी कमज़ोर होगी, उन्हें ब्लाइंडनेस जैसी डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने गोल्डन राइस नाम की एक ऐसी वैरायटी डेवलप करी जो विटामिन ए रिच थी, जिनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में था। तो जब लोग गोल्डन राइस खाएंगे तो उसमें विटामिन ए इंटेक होगा और उनकी जो विजन पावर है वो मेंटेन रहेगी। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट बताना है। येलो ग्रीन्स, यस येलो ग्रीन्स होते हैं, बिल्कुल सही। बिकॉज ऑफ जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम अ प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ राइस, नो, प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ राइस दैट इज रॉन्ग। ये कहाँ से इंट्रोड्यूस किया था? हमारे एक प्लांट से। कौन से प्लांट से इंट्रोड्यूस किए गए थे जीन्स? डैफोडिल प्लांट से। इट इज अ विटामिन ए इनरिच्ड, यस, विद अ जीन फ्रॉम डैफोडिल, यस, यस इज ट्रू। ये है क्या स्टेटमेंट हमारा? ट्रू। इट इज अ पेस्ट रेजिस्टेंट, नो, ये पेस्ट रेजिस्टेंट विद अ जीन फ्रॉम बेसिलस, नो, ये तो बीटी कॉटन का ऑप्शन है, ठीक है। इट इज ड्रॉट टॉलरेंट, डेवलप्ड यूजिंग एग्रोबैक्टीरियल वेक्टर, नो। यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी। जैसे कि मैंने बताया था कि विटामिन ए रिच होगी, इसके अंदर जीन आया, वो कहाँ से आया? डैफोडिल प्लांट से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन RNAi द जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग, RNAi जो हैं हम उनको जीन साइलेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम दो डबल स्ट्रैंडेड जो RNA है उसको यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? हम दो RNA को यूज़ करते हैं और दो RNA मिलकर के बना लेते हैं डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाते हैं। तो ये है इसका राइट आंसर। चलिए के बाद बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इट्स अर्ली ट्रीटमेंट? यहाँ पर अलग अलग तरीके की टेक्निक दी गई है। यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सी टेक्निक जो है वो हमें किसी भी डिजीज़ को अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में हेल्प नहीं करती। क्लियर है? तो यहाँ पर PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम क्या करते हैं? जीन एम्प्लीफिकेशन करते हैं, और ये जीन डिफेक्ट्स को हमें पहले ही बताने में हेल्प करती है। एलिसा टेक्निक, एलिसा की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, ये भी हमें अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करती है। RDT रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी भी करती है। सीरम एंड यूनिएलिसिस, ये हमारी एक ट्रेडिशनल यहाँ पर डायग्नोसिस टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम कभी भी किसी भी डिजीज़ का अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर सकते। तो ये है इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोजोन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं? ट्रांसपोजोन्स का मतलब होता है कि ऐसे यहाँ पर सीक्वेंसेस जिन्हें हम यूज़ करेंगे किसी भी तरह के स्पेसिफिक जीन्स के एक्शन को स्टॉप करने के लिए। ट्रांसपोजोन्स इज जस्ट लाइक, हम कह सकते हैं जंपिंग जीन्स। क्या बोल सकते हैं इनको हम? जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन्स का मतलब है ये, अब ये मेन DNA पर जब मूव करते हैं तो ये जंप करते हैं। क्या करते हैं? वहाँ पर जंप करते हैं, और जब जंप करेंगे तो ये स्पेसिफिक किसी जीन्स के ऊपर जाकर बाइंड होंगे,
और उसको क्या करते हैं, उसके आगे के प्रोसेस मतलब डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, उसको स्टॉप कर देते हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टर को, क्योंकि क्या है, हमारे जीन साइलेंसिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जीन थेरेपी ऑफ एडीए डेफिशिएंसी में जब जीन थेरेपी करते हैं तो पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, बिकॉज हमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स मतलब ऐसी लिम्फोसाइट सेल्स जिनको हम जेनेटिकली क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, हमें पीरियोडिक चाहिए, हमें कुछ कुछ ड्यूरेशन पे हमें बॉडी में एंटर करनी चाहिए। तो क्यों करनी चाहिए, जरा इसकी हम बात कर लेते हैं। रेट्रोवायरल वैक्टर, रेट्रोवायरल वैक्टर इज इंट्रोड्यूस इनटू दीज लिम्फोसाइट। रेट्रोवायरल वैक्टर को हम लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडी इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। पर ये दोनों स्टेटमेंट ये नहीं बताते हैं कि पीरियोडिक इन्फ्यूजन की रिक्वायरमेंट क्यों है। चलिए, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, अगर आप ग्रो भी कर लोगे बाहर की तरफ, पर इससे होगा क्या, ये हमारे इस स्टेटमेंट जो ऊपर क्वेश्चन में पूछा है इसको फुलफिल नहीं करते। जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल सेल्स, ये सही है। जो हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड मतलब हमने जिन लिम्फोसाइट्स को निकाल के जिनमें स्पेशल जीन्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो जीन डेफिशिएंसी को ख़त्म करेंगे, एडीए डेफिशिएंसी को ख़त्म करेंगे, राइट, उन सेल्स, वो सेल्स अमर नहीं है। अमर नहीं है तो वो एक ना एक टाइम, एक ड्यूरेशन के बाद में ख़त्म हो जाएगी, और जब वो सेल्स ख़त्म होगी तो वो डिजीज़ वापस से रिपीट हो जाएगी। इसलिए हमें जब सेल्स अमर नहीं है तो उन्हें हमें थोड़े थोड़े ड्यूरेशन के बाद में उन्हें वापस से हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो। ह्यूमन इंसुलिन, पर ये स्टेटमेंट किसके लिए है, हमें करेक्ट देखना है, और कौन सी इंसुलिन, जो हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड से प्रोड्यूस करी है। ह्यूमन इंसुलिन जो जेनेटिकली हमने प्रोड्यूस करी है उसके बारे में हमें स्टेटमेंट्स देखने हैं। प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, ये हमारे एक नॉर्मल इंसुलिन में होता है, ये जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन में नहीं होता। तो उसके लिए लिख देंगे हम यहाँ पर फॉल्स। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन वर इन प्रोड्यूस सेपरेटली। ओके, यहाँ पर जो दो चेन्स हैं, एक ए पेप्टाइड एक बी पेप्टाइड, दोनों को हम अलग अलग सेपरेटली प्रोड्यूस करेंगे ई कॉलाई में, दोनों को एक्सट्रेट करेंगे और दोनों को फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से हम यहाँ पर पे मर्ज कर देंगे। यस, दैट इज ट्रू। ये हमारे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हम एक ए पेप्टाइड अलग निकालेंगे, अलग ई कॉलाई में इसको बनाएंगे, एक बी पेप्टाइड हम अलग दूसरे ई कॉलाई में हम बनाएंगे, और दोनों को एक्सट्रेट करके हम दोनों के बीच में क्या बना देंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। तो जब डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये हमारा एक प्रॉपर इंसुलिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट, इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल एंड पिग्स। नो कैटल एंड पिग्स यहाँ पर यूज नहीं होते। कौन यूज होता है यहाँ पर, ई कॉलाई। कौन यूज होगा यहाँ पर, हमारे ई कॉलाई। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू अ मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। प्रो हार्मोनिन वाला यहाँ प्रोसेस नहीं हुआ बिकॉज ये नेचुरल नहीं है। तो यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स। सम पेशेंट्स डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू द फॉरेन इंसुलिन। ये इंसुलिन इतनी परफेक्टली बनी है कि किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म मतलब किसी भी तरह के पेशेंट को ये साइड इफेक्ट कॉज नहीं करती। तो यहाँ पर हमारे फुल स्टेटमेंट आर फॉल्स एंड ओनली वन इज ट्रू, बी। हमें करेक्ट बताना था तो करेक्ट ऑप्शन ओनली बी, दिस इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। कौन सी इनमें से एप्लीकेशन नहीं है पीसीआर के। जीन म्यूटेशन डिटेक्ट में हेल्प करते हैं, मॉलिक्यूल डायग्नोसिस कर सकते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ एसिड प्रोटीन कर सकते हैं। यहाँ पर ये तीनों जो हैं स्टार्टिंग के, ये पीसीआर के हमारे क्या है, हमारे एप्लीकेशंस है, बट प्रोटीन को आइसोलेट करने में ये हेल्प नहीं करते, ये प्रोटीन का एम्प्लीफिकेशन भी नहीं करते। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cells. Okay, followed by its detection using autoradiography, because यहाँ पर ये बोला गया है कि हम किसी भी जो कैंसर
कॉज कर रहा है रेडियो, ठीक है, तो उस म्यूटेटेड जीन को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक रेडियो एक्टिव प्रोब की हेल्प से, ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कैसे करेंगे जरा देखें। म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एज अ प्रोब हैज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री विद इट। अगर प्रोब यहाँ पर उस म्यूटेटेड जीन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है, तो यहाँ पर शो नहीं होगा, ये सही है, पर म्यूटेटेड जीन का कॉम्प्लीमेंट्री कभी प्रोब बनेगा ही नहीं। क्लियर है, तो स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। म्यूटेटेड जीन पार्शली अपीयर्स ऑन फोटोग्राफ। म्यूटेटेड जीन हमें थोड़ा बहुत दिखेगा फोटोग्राफ फिल्म में, नो। म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, ओके। म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंट्री विद इट। अगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा प्रोब, ठीक है, तो म्यूटेटेड जीन भी हमें दिखाई नहीं देगा। म्यूटेटेड जीन का अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ही वो हमें यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था, जीन डज नॉट अपीयर नहीं हो रहा था जब वो कॉम्प्लीमेंट्री था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, वो अपीयर नहीं होगा अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ही वो अपीयर होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मतलब हम प्रोब को यूज़ इसलिए करते हैं कि किसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को हम पता लगा सकें। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन गया हमारा ऑप्शन डी। चलिए, द एडिनोसाइन डीएमएस डेफिशिएंसी रिजल्ट इनटू। एडीए डेफिशिएंसी में क्या होता है, जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो इफेक्ट करती है, और लिम्फोसाइट सेल्स हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में सबसे ज़्यादा मददगार होती है। तो हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट सेल्स क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय होगी इस एडीए डेफिशिएंसी की वजह से। तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हार्म होगा। और यहाँ पर जो सही ऑप्शन है एडिसन डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्डर। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस एट स्टेप्स। इन पीसीआर में जो सीक्वेंस होते हैं उन्हें हमें यहाँ पर क्या करना है, करेक्टली अरेंज व स्टेप देखना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 स्टेप होते हैं। कितने होते हैं, 3 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। एक होता है डीनेचुरेशन, एक होता है एनिलिंग, और एक होता है एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट किया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर डीनेचुरेशन बोलते हैं। दूसरा ये कब होता है, एट हाई टेम्परेचर, अराउंड 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये होता है। मतलब इतनी हाई टेम्परेचर पे भी यहाँ पर कोई एंजाइम वर्क कर रहा है, तो एंजाइम किसी बैक्टीरिया से आया होगा, और वो बैक्टीरिया कैसा होगा, हमारा हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाले बैक्टीरियाज। दूसरा यहाँ पर डीनेचुरेशन के बाद आता है एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब होता है ऐसा स्टेप जिसमें हम दोनों सेपरेटेड डीएनए के आगे पीछे प्राइमर्स लगा देंगे, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देंगे, और यहाँ पर ही 54 डिग्री सेल्सियस पे रन करेगा, जिसमें मतलब एनिलिंग में क्या हो गया, हमारे पे प्राइमर्स लग गए हैं, हमने डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिया है, और ये 54 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर रन करने वाला प्रोसेस होगा। थर्ड आ जाएगा एक्सटेंशन, मतलब यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज फॉर्म होगी। यहाँ पे जो आरएनए लगे थे वो आरएनए प्राइमर्स ऐसे ऐसे मूव करते जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस को, और उस डीएनए के नंबर्स रेगुलरली इंक्रीज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, यहाँ पर हमारे मैच होता है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। During the process of gene amplification using PCR, okay, if very high temperature is not maintained in the beginning, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर स्टार्टिंग में मेंटेन नहीं किया, then which of the following step PCR, तो फर्स्ट स्टेप हमारा डीनेचुरेशन वही इफेक्ट होगा। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस, देन किससे जुड़ा होता है इधर, ये नाइट्रोजन बेस, इधर क्या हो गया, शुगर, फॉस्फेट। तो यहाँ पर ये जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जिसे हम बोलेंगे, कहाँ होगा ये, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए होता है हमें हाई टेम्परेचर, ठीक है, और वो किस में प्रोसेस अकर होता है, डीनेचुरेशन में यहाँ पर अकर होता है। चलिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रेफरेंस में रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, जरा वो देखना है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए। यस, जो हमारा ये लेंथ है डीएनए का, इस पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा तो पूरे लेंथ को क्या करेगा, एक बार देखेगा कि कहाँ पर सीक्वेंस है जिसे मुझे कट करना है। नेक्स्ट, दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट्स। यस, जो हमारा सीक्वेंस होगा इसमें मैंने बताया था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को वो सर्च करेगा, सिर्फ उसी पर क्या करेगा, वो कट कर पाएगा।
दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। यस, ये हमारे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर हम इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। गुड। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइन बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज की हेल्प से हम स्टिकी एंड जॉइन करते हैं, बट इसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 25, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। लाइगेजेस क्या करता है? दो डीएनए मॉलिक्यूल ज्वाइन करता है। ओके, करेक्ट पेयर ही देखना है। पॉलीमरेज डीएनए फ्रेगमेंट्स को ब्रेक करता है? नहीं, पॉलीमरेज नहीं करता। ये तो क्या करता है? पीसीआर में हेल्प करता है, नंबर ऑफ डीएनए के बढ़ाने में हेल्प करता है। ये तो फॉल्स हो गया। न्यूक्लियस सेपरेट द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए को ब्रेक करने में हेल्प करता है न्यूक्लियस, पर उसके दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने में हेल्प करता है। दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने में हेलिकेज हेल्प करता है। तो ये भी हो गया हमारा फॉल्स। एक्सोन्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए। विद इन डीएनए नहीं, डीएनए के एंड पर ये कट लगाता है। एक्सोन्यूक्लियस है ये, तो ये क्या करता है? डीएनए के एंड पर कट लगाता है। तो ये भी हो गया फॉल्स। राइट ऑप्शन इज लाइगेज। ये दो डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर, यहाँ पर कोई भी एक लिंक डीएनए होगा हमारे वेक्टर में, तो उस डीएनए के नंबर्स को कॉपी करने के लिए कौन कंट्रोल करता है? सेलेक्टेबल मार्कर, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, रिकग्निशन साइट, ओरी साइट। जैसा कि हम जानते हैं हमारे जो वेक्टर होता है उसमें एक ओरी साइट होना जरूरी है। ओरी का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। रेप्लिकेशन का मतलब उस वेक्टर की और उसमें अलाइन जो हमारा फॉरेन जीन है उनकी एक कॉपी बनाना का प्रोसेस क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करना, उसको मेंटेन करना और उसको कंटिन्यू रखने का काम कौन करेगा? ओरी साइट। तो यहाँ पर कॉपी नंबर को कंट्रोल कौन करेगा? हमारा ओरी साइट। सेलेक्टेबल मार्कर ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज अ साइट वेयर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क करता है। रिकग्निशन साइट वो होती है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है और अपने सीक्वेंस को रिकग्नाइज करता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिकग्निशन साइट। तो यहाँ पर आ गया ओरी साइट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिन्हें हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के रेफरेंस में देखना है और हमें इनकरेक्ट को बताना है। कौन सा बताना है यहाँ पर? इनकरेक्ट। चलिए एज ए मेथड ट्रू फॉल्स लगाते हैं और कौन सा इनकरेक्ट है वो हम देखते हैं। द एंजाइम रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। यस, हमारे जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए के ऊपर आता है। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, उसको वो यहाँ पर आके उस पर अटैच होता है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। द एंजाइम कट डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए। एंजाइम जो होता है डीएनए मॉलिक्यूल में एक पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है और उसको वहीं से कट करता है, ठीक है, सही है। एंजाइम यहाँ पर बाइंड करेगा डीएनए पे एक स्पेसिफिक साइट पे एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड। ओ, ये गलत हो गया। यहाँ पर ओनली वन, दो स्ट्रैंड में से एक को ही काटेगा। मतलब मैंने कहा ये हमारा ये एक आ गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये कह रहा है कि सिर्फ एक को ही काट रहा है, एक को ही काटेगा तो एक ही स्ट्रैंड ओपन होगा, दूसरा स्ट्रैंड ओपन नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, दैट इज फॉल्स। द एंजाइम कट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट्स। यस, यहाँ पर शुगर और फॉस्फेट बैकबोन होती है, यहाँ शुगर होता है, ठीक है, यहाँ शुगर होता है, इनके बीच में फॉस्फेट होता है, तो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ही ब्रेक करता है। क्लियर, दैट इज ऑल्सो ट्रू। यहाँ पर हमें पूछा था इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन सी। चलिए, अ सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू। सेलेक्टेबल मार्कर, मार्कर होता है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी हमने कॉपीज़ बनाई है वेक्टर की, राइट, तो कितनी कॉपीज़ बनी है, कौन से ट्रांसफॉर्म हुए हैं और कौन से ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए, यहाँ को आइडेंटिफाई करने के लिए और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करके वापस से रीजनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है।
और ट्रांसफॉर्मेंट जो है उनको भी आगे कॉपी किया जाता है। यहाँ पर ट्रेड इन एनी सेलेक्टेड सुटेबल वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पेसिफिक क्रॉप, मार्क अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम फॉर आइसोलेशन यूजिंग, यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है जो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। सेपरेशन कहाँ करते हैं हम? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते करते। यहाँ पर हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। क्या बताना है हमें यहाँ पर? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। यस, डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, दैट इज ट्रू। सो इट इज लोडेड ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टुवर्ड द एनोड। नहीं, ये नेगेटिव है, इसे एनोड पे पॉजिटिव साइड पे हम लोड नहीं करेंगे, इससे हम नेगेटिव साइड कैथोड पे ही लोड करेंगे। जब ये रन करेगा तो ये एनोड की तरफ रन करेगा। तो ये है हमारा यहाँ पर फॉल्स। चलिए, डीएनए फ्रेगमेंट्स ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ द जेल हुज कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट मूवमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए जब फ्रेगमेंट पे ट्रैवल कर रहा होगा जेल की सरफेस पे, तो डीएनए का जो मूवमेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन से अफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी अफेक्शन होगा, कोई ना कोई इफेक्ट होगा। ठीक है, उसने बोला डज नॉट, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया यहाँ पर हमारा? फॉल्स। स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जब वो इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कर रहा है तो छोटा सेगमेंट होगा तो वो दूर तक जाएगा, और जो बड़ा सेगमेंट होगा वो हाई डेंसिटी की वजह से पास तक ही जाएगा। तो स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रैवल थ्रू इट। यस, छोटा साइज जो होगा वो दूर तक ट्रैवल करेगा, दैट इज ट्रू। प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग यूवी रेडिएशन। प्योर डीएनए जो होता है उसको हम डायरेक्टली यूवी रेडिएशन देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा, विजुअलाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या चाहिए वहाँ पर हमें स्टेन करना पड़ेगा। किसके थ्रू स्टेन करना पड़ेगा? ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है उसके थ्रू हमें यहाँ पर उसको स्टेन करना पड़ेगा, इथिडियम ब्रोमाइड। क्लियर? ETBR। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पर फॉल्स। हमें इनकरेक्ट ही चाहिए था, तो 1, 2 एंड 4, तो 1, 2, 1, 3 हमें यहाँ पर मिला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1, 2, 4 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। विच वन of the following equipment is essential required for growing microbe on a large scale for industrial production of enzyme। अगर हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हमने किसी भी तरह के प्रोडक्ट को, जस्ट लाइक इन्होंने एंजाइम बोला, एंजाइम्स को अगर हम यहाँ पे लार्ज स्केल पे ग्रो करना चाहते हैं तो क्या ज़रूरी होगा? तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चाहिए, मतलब लार्ज स्केल पे चाहिए, बहुत लार्ज स्केल, ताकि हम उसको मार्केट में सेल आउट कर सकें। तो उसके लिए हमें जो चाहिए होता है वो होते हैं हमारे बायो रिएक्टर्स। क्या होता है वो? हमारे बायो रिएक्टर्स। ठीक है, स्लज डाइजेस्टर नहीं चाहिए, बीओडी इंक्यूबेटर नहीं चाहिए, इंडस्ट्रियल ओवन नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए हमें? बायो रिएक्टर्स, जो बायोलॉजिकली वे से डिज़ाइन न्यू ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है। तो बच्चों, आज हमने क्लास 12 का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, 2 चैप्टर है, इन दोनों का मर्ज करके हमने आज इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ये इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आपको आने वाले 4th मई के नीट के पेपर में आपको बहुत हेल्प करेंगे, ताकि आप बेस्ट रैंक, बेस्ट मेडिकल कॉलेज गेन कर सकें और अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकें। तो इन 30 क्वेश्चंस के थ्रू हमने इन चैप्टर्स को रिवाइज किया, चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समराइज करके स्टडी कर लिया है। और हो सकता है कि यहाँ पर आप जब नीट एग्जाम देने जा रहे हो तो इन्हीं में से आपको वो 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वो 30 क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेडली सेम कॉन्सेप्ट पे हमसे पूछे जा रहे हैं, और हर साल हमें यही क्वेश्चंस एज अ बेस कॉन्सेप्ट पे हमें सेम कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं, तो वो दिख जाते हैं। तो आने वाले एग्जाम में भी हमें देखने के पूरे पूरे चांसेस है। तो आई होप सो कि आप सभी ने ये 30 क्वेश्चन के साथ में पूरे चैप्टर को समराइज कर लिया होगा, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा, राइट। और हम चलते हैं अब इस लेक्चर को ख़त्म करते हुए। अब मिलेंगे हम जल्दी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।